साइकोलॉजी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, व्यक्तित्व का प्रासंगिक बोध परीक्षण में 30 कार्ड थे। वो 30 कार्ड किस प्रकार से प्रयोग किए गए, कितने महिलाओं के द्वारा, कितने पुरुषों के द्वारा और कितने कार्ड दोनों के लिए। पर्सनैलिटी का जो आपका परीक्षण बोध था उसमें 30 कार्डों में से 10 महिलाओं के लिए प्रयोग किए गए, 10 पुरुषों के लिए और 10 दोनों के लिए, यानी 10 महिला, 10 पुरुष और 10 दोनों के लिए 30 कार्ड प्रयोग किए गए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रायड की पर्सनैलिटी अध्ययन विधि की कौन चारों में से कौन सी कहलाती है। सभी फ्रायड आएगा तो आपको याद करना है मन का विश्लेषण विधि, यानी कि मनोविश्लेषण विधि। फ्रायड ने जो पर्सनैलिटी के लिए अपना मेथड यूज़ किया था उसका नाम था मनोविश्लेषणात्मक विधि। कैरेक्टर्स एंड पर्सनैलिटी इस प्रकार की पुस्तक इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई थी। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी यह लिखी गई थी पोलिंस्की साहब के द्वारा, पोलिंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधियों में रोड्सा इंक ब्लॉक टेस्ट इस प्रकार के टेस्ट का प्रयोग इन चारों में से किसके द्वारा किया गया था। इंक ब्लॉक टेस्ट यह प्रयोग किया गया था हरमन रोड्सा के द्वारा 1921 में। हरमन रोड्सा 1921 में रोड्सा इंक ब्लॉक टेस्ट। वुडवर्थ ने पर्सनैलिटी के शील गुणों की संख्या कितनी बताई है, तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई स्टूडेंट्स 12। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था संवेग या स्वभाव के आधार पर। संवेग या स्वभाव के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो यह है आपके क्रैस्मर और सेल्डन। कौन कौन से हैं, क्रैस्मर और सेल्डन। क्रैस्मर और सेल्डन साहब ने शारीरिक बनावट के आधार पर पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया गया था। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया। किसने किया, टर्मन ने। किस आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर स्टूडेंट्स। व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी वर्ग में रखा गया है। और इस प्रकार का जो वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो जूम साहब के द्वारा पर्सनैलिटी के 3 आधार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। किनके द्वारा, जूम के द्वारा। थोरनडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो थोरनडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया कल्पना एवं विचार शक्ति आधार पर। कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया था, तो प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया गया आपका विलियम जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स, विलियम जेम्स के द्वारा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला व्यक्तित्व कौन सा होता है, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला होता है अंतर्मुखी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति में विश्वास कौन रखेगा, जो अंतर्मुखी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में इस प्रकार का कथन इन चारों में से किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कथन आपका कहा गया था वुडवर्थ महोदय के द्वारा। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर सिर्फ बच्चे को हाँ या ना में ही देने होते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है वो इन चारों में से कौन सी प्रश्नावली कहलाएगी। क्या बंद होगी, खुली होगी, चित्र के साथ होगी या मिश्रित होगी। जब बच्चे को उत्तर हाँ या ना में देना होगा तो इस प्रकार का आपकी प्रश्नावली कहलाएगी बंद प्रश्नावली। व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का एक गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। पर्सनैलिटी की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो पर्सनैलिटी की यह परिभाषा दी गई थी आपकी आलपोर्ट साहब के द्वारा। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, तो डेसील्स के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है, तो व्यक्तित्व के क्रियात्मक पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो बहिर्मुखी आपकी जो पर्सनैलिटी का मेथड है वो एक मनोवैज्ञानिक है। कौन सा, ऑप्शन ए बहिर्मुखी।
व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है? तो मानदंड मूल्यांकन विधि में पर्सनैलिटी का मापन करने के लिए व्यक्ति को उसके मूल्यांकन करने वाले संपर्क के साथ में उसका परिचय करवाया जाता है। मानदंड मूल्यांकन विधि। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति को चित्र दिखाकर उसके आधार पर लिखी गई कहानी के विश्लेषण द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा? यानी चित्र दिखाकर बच्चे की पर्सनैलिटी का पता करना प्रक्षेपण विधि कहलाएगी। चित्र दिखाकर क्या कहलाएगी? प्रक्षेपण विधि। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए समाज विधि कहलाएगी? जब व्यक्तियों में से बच्चे की पसंद का यानी कि पसंद नापसंद चुनने के लिए समाज विधि, इसका वर्गीकरण किया था GL मुरैना साहब के द्वारा। अब आपको सुमेलित करने हैं। नेतृत्व, राजनीतिक, सामाजिक प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वो आपके बहिर्मुखी होते हैं। चिंतन स्वभाव वाले होते अंतर्मुखी स्टूडेंट्स। नेतृत्व, राजनीतिक, सामाजिक प्रवृत्ति वाले बहिर्मुखी में आएंगे, चिंतन स्वभाव वाले अंतर्मुखी में आएंगे। फिर सी आपका जिस व्यक्ति के गुण ना तो अधिक तेज होंगे ना एकांगी होंगे वो आएंगे आपके उभयमुखी के अंदर। आवश्यकता अपने विचारों के परिवर्तन कर लेने वाला ये आएगा बहिर्मुखी के अंदर। फिर बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कौन सा होगा? तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। किस किस में रखेंगे? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखेंगे स्वयं अपने में। बगनासा या कुंठा उत्पन्न होने वाला व्यक्तित्व का कारण नहीं है। रीति रिवाज जो होती हैं वो बगनासा कुंठा उत्पन्न करने वाले व्यक्तित्व का कारण नहीं होता है। फिर किसने कहा था किसी बात को भली बात याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आदि से लड़ाई को जीत लेना होता है? ये कहा गया था गिलफोर्ड के द्वारा। कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? तो खंड विधि कहलाएगी। किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद रखना नहीं चाहिए? तो दमन का सिद्धांत जो होगा वो अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, दमन का सिद्धांत। बगनासा की स्थिति में बालक इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता है? तो बगनासा की स्थिति में बालक जो होता है इन चारों में से आत्मसमर्पण करना ये व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकता। कौन? आत्मसमर्पण करना। छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को निम्न में से छात्रों को कठोर दंड देकर कार्य करवाना यह कार्य नहीं करना चाहिए। परीक्षा में असफल होने का कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र व परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से जमा नहीं करवाना या जांच नहीं करना। इस प्रकार का कुसमायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तो इस प्रकार की कुसमायोजन की आपकी प्रक्षेपण रक्षा युक्ति होगी। कौन सी होगी स्टूडेंट से? प्रक्षेपण। कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण कौन सा होगा? तो कुसमायोजित के अंदर मन अनिश्चित एवं बुद्धि अस्थिर होगी, घृणा द्वेष बदले की भावना होगी, उद्देश्य भी अस्पष्ट होंगे, अनिश्चित होंगे। तो आपका डी राइट आंसर होगा कि भी मन अनिश्चित, बुद्धि अस्थिर होगी, घृणा द्वेष बदले की भावना होगी, उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होंगे। समायोजित व्यक्ति की विशेषता कौन कौन सी होगी? समायोजित व्यक्ति में स्वयं एवं वातावरण के मध्य उचित संतुलन होगा, स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होगा, सामाजिकता की भावना का विकास होगा। तो डी आपका राइट आंसर होगा। बालक के समायोजन प्रभावित करने वाले कारक नहीं होंगे शारीरिक अक्षमता, बगनासा या मानसिक द्वंद्व और तनाव। तो बालक के समायोजन प्रभावित करने वाले कारकों में तीनों में से कोई नहीं होगा। न शारीरिक अक्षमता होगी, बगनासा होगी और मानसिक द्वंद्व और तनाव भी नहीं होगा। समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण कौन सा होगा? समायोजन करने के लिए व्यक्ति को संतुलन भी करना पड़ेगा, संतुष्टि भी दिखानी पड़ेगी, सुख दुख के बारे में सोचना पड़ेगा, समाज बनने व्यक्तियों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसलिए आपका डी इज राइट आंसर। समायोजन की प्रक्रिया कैसी होगी? समायोजन की प्रक्रिया होगी आपकी गतिशील। बगनासा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। तो बगनासा के संबंध में ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा दी गई थी आपकी कोल्सनिक के द्वारा। संघर्ष का अर्थ है विरोध, विपरीत इच्छाओं के तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली
कष्टदायक स्विंगात्मक दशा है। इस प्रकार का कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया आपका डगलस व हॉलैंड के द्वारा। स्मृति में अपने पिछले अनुभव का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो आपकी स्मृति है वो सक्रिय स्मृति कहलाई। समायोजित दूषित हो जाता है। किस किस के कारण समायोजन दूषित हो जाएगा? संघर्ष करने से, भग्नाशा से, मानसिक तनाव से। यानी कि भग्नाशा से भी स्मरण दूषित होता है, संघर्ष से भी होता है और मानसिक तनाव से भी। इसे तीनों ऑप्शन सही होने के कारण आपका डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।